के पहले हम लोगों ने सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। उसको हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं उसको हम लोगों ने किया है। अब हम लोग उसी का सेकंड पार्ट यानी प्लैनेटरी मोशन, इसको हम लोग शुरू करेंगे। तो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड एक थ्योरम जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड यह थ्योरम और इस थ्योरम के बाद तब एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कैपलर्स लॉ आता है, और इस कैपलर्स लॉ के कुछ डिडक्शंस हैं। उनके बाद तब हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को करने की स्थिति में आ सकेंगे। लेकिन पहले जो ये थ्योरम जिससे प्लैनेटरी मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए दिया किया जा रहा है, तो टू शो दैट द पाथ ऑफ ए पार्टिकल, यानी कोई एक पार्टिकल है उसके पाथ को हमको शो करना है। अब क्या शो करना है और वो कैसा पार्टिकल है, तो विच इज मूविंग सच दैट इट्स एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कोई एक पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डायरेक्शन ऑलवेज एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है, और इस पर जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन इस पार्टिकल के मूव करने से जो भी आपको ऑर्बिट मिलेगा उस ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार मोशन है। इसका मतलब ये है कि इस पाथ पर कोई भी पॉइंट ले और उसका हमें देखें कि एक्सीलरेशन क्या होगा, तो उससे सेंटर ऑफ फोर्स से जो डिस्टेंस हुआ आर, उस आर को स्क्वायर करे और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही एक्सीलरेशन का लॉ ऑफ फोर्स है। तो ये चीज दी जा रही है कि हमको शो करना है। तो क्या शो करना है वो तो आगे अभी दिया गया है, लेकिन एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, और वो मूव कैसे कर रहा है कि उसका डायरेक्शन ऑलवेज एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है। यानी यदि यहाँ है तो भी इसका डायरेक्शन फिक्स्ड पॉइंट की ओर, यदि ये पार्टिकल यहाँ गया तो भी इसका डायरेक्शन फिक्स्ड पॉइंट की ओर। यानी ऑलवेज ये पार्टिकल मूव किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है फोर्स का वो हमेशा जो एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं उसी के डायरेक्शन में है। यानी हमारा यही फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो अब ये पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है यानी किस लॉ से वो मूव कर रहा है, तो उसमें दिया जा रहा है कि इसमें किसी भी पॉइंट का पर यानी उसके द्वारा डिस्क्राइब किया जो पाथ होगा उस पाथ के किसी भी पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन जो उस पॉइंट और जो सेंटर ऑफ फोर्स है इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली लॉ वही दिया गया है कि एंड इज इक्वल टू, यानी क्या इक्वल, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट। जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है, और कितना है, एंड इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। इस लॉ ऑफ फोर्स से वो मोशन कर रहा है। तो हमको अब शो, तो जो शो कहा जा रहा है किस चीज को, कि इज ए कॉनिक सेक्शन, यानी हमको ये दिखाना कि यदि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला, उसका डायरेक्शन सदैव फिक्स्ड पॉइंट की तरफ हो, और उस पर जो एक्सीलरेशन हो वो म्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इस लॉ से यदि वो मूव करेगा तो वह एक कॉनिक सेक्शन होगा, और उस कॉनिक सेक्शन में हमको ये दिखाना है कि 3 केसेस एराइज होंगे। उन तीनों केसेस को हमको डिस्कस करना है। तो ये चीज दी जा रही है। अब इसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे, तो सेंट्रल ऑर्बिट का जो पेडल फॉर्म में इक्वेशन होता है वो हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो अब वहीं से इसका हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, और प्रूफ के लिए हम सबसे पहले सेंट्रल ऑर्बिट, इस सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन लिखना है, और जिसमें एक्सीलरेशन हमारा क्या है कि गिवन
that acceleration P, एक्सीलरेशन को कैपिटल P से हम डिनोट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन P इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। यदि इस लॉ ऑफ फोर्स से यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमारा जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा उसका पाथ क्या होगा, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा, इसको हमको डिटरमिन करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जानते हैं, पोलर फॉर्म में भी जानते हैं, पेडल फॉर्म में भी जानते हैं। तो हम इसका पेडल फॉर्म में यहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं। पेडल फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, तो अभी हमको पेडल फॉर्म में इसमें जो दिखाना है कि ये कॉनिक सेक्शन होगा, तो कॉनिक सेक्शन के 3 केसेस को हमको एराइज करना होगा कि यानी वो हमारा पैराबोला हो, इलिप्स हो और हाइपरबोला हो। तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इसका पेडल फॉर्म में इक्वेशन हम लोग जो लिखते हैं उसी से इसको कंपेयर करके हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका पेडल फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। तो गिवन दैट एक्सीलरेशन P इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर, ये दिया गया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म इज, पेडल फॉर्म में पहला हम लोगों ने पोलर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट का निकाला था, जहां सेंट्रल ऑर्बिट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और वही सेकंड केस उसका हम लोगों ने पेडल फॉर्म में किया था। तो पेडल फॉर्म में हम जब इसका इक्वेशन लिखते हैं तो वैल्यू होता है h स्क्वायर बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू पी। अब देखें 2 पी है, एक ये पी है, पी हमारा परपेंडिकुलर, यानी जो भी पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का जो कर्व फॉर्म होगा, जैसे हमारा ये फॉर्म है, तो इससे हम टेंजेंट लें और ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जो लेंथ होगा वो हमारा स्मॉल पी है, ये आपका स्मॉल पी है, और यह कैपिटल पी जो हमारा एक्सीलरेशन के लिए है। तब हम देखेंगे कि यह सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन यदि इस लॉ से मूव हो तो हमको क्या मिलेगा। तब हम क्या करते हैं कि इस पी की वैल्यू जो यह म्यू बाई आर स्क्वायर है इसको लिख लें, तो एच स्क्वायर बाई पी क्यू और यह डी पी और बाई डी आर इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। अब सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन निकालना है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर में है। तो एक बार जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखें, ये हमारा पी का टर्म है और ये डी पी के पास है और ये आर का टर्म है, तो हम डी आर को यहाँ ले लें। तो अब यहाँ से हमको मिल जाएगा एच स्क्वायर पी क्यू और डी पी ऐसा आया और म्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो पी का ऊपर ले जाएंगे तो p टू द पावर -3, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो p टू द पावर -3 प्लस 1, इट मीन्स h स्क्वायर p टू द पावर -2 बाई -2, -3 प्लस 1 यानी -2 और बाई -2, तो ये हमारा dp का आ गया। अब यही म्यू बाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो r टू द पावर -2, तो यानी यह म्यू और r टू द पावर -1 बाई -1, और एक कांस्टेंट हम कोई ले लें, सपोज कर लें कि हमने b डैश या कोई भी एक कांस्टेंट ले लें, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं इसमें -2 से टोटल में मल्टीप्लाई कर दें, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और p का जो ऊपर पावर है निगेटिव में उसको डिनोमिनेटर में लाएं, यानी ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो पी स्क्वायर, -2 से टोटल में मल्टीप्लाई कर दें। तब हमको ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो प्लस, तो ये हमको 2 म्यू और बाई आर ये आया, और -2 बी डैश,
तो -2 भी कांस्टेंट, b डैश भी कांस्टेंट, तो अब इसको हम एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं b, तो प्लस इसको हमने ले लिया b और इसको इक्वेशन 1 ऐसा हमने लिख लिया। तो ये आ गया। अब यहाँ हमने b क्या लिखा है, तो वेयर b इज इक्वल टू -2b डैश। 2b डैश एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को नया कांस्टेंट हमने लिख लिया ये b का। तो ये हमको क्या मिला है कि जो पेडल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है, उस सेंट्रल ऑर्बिट के इक्वेशन में हमारा जो यह एक्सीलरेशन को लिखा गया, तो इस एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हुआ वो हमारा यह हो गया। और पेडल फॉर्म में कॉनिक का इक्वेशन हमको पता है, ये इलिप्स का भी, पैराबोला का भी और हाइपरबोला का भी। वो इक्वेशन क्या है और उससे इसको कंपेयर करें तो देखें कि ये जो कॉनिक आया है, ये जो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट आया है, वो सेंट्रल ऑर्बिट क्या वो हो सकता है क्या। तो इसको हम लिखेंगे, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स we know that equation of ellipse, parabola and hyperbola in pedal form is, पेडल फॉर्म में जो हमारा इलिप्स का इक्वेशन होता है वो b² बाई p² इज इक्वल टू 2a बाई r माइनस 1। ये हमारा इलिप्स का है, यह इलिप्स का। वैसे इलिप्स ऊपर लिख दिया गया है, तो ये हमारा इलिप्स का हो गया। और इसके बाद आपका पैराबोला का होता है p² इज इक्वल टू ar, और जो हाइपरबोला का होता है वो हमारा b² अपान p² इज इक्वल टू 2a बाई r और माइनस के जगह +1 ऐसा हो जाता है। अब देखें क्या किया गया, ये तो सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन था पेडल फॉर्म में उसको लिखा गया, और जो एक्सीलरेशन हमारा दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये हमारा सामान्य ये सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हो गया। अब हमको यही दिखाना है कि ये जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है, जो म्यू बाई r² इस लाइन ऑफ फोर्स से मूव करने पर हमको मिला है, तो यह कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉनिक में हमारा 3 तरह के कॉनिक को हम लोग यहाँ लेंगे, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो पेडल फॉर्म में इलिप्स का जो इक्वेशन होता है b² बाई p² इक्वल टू 2a बाई r माइनस 1, ये होगा। जहाँ आपका b² जो है, जो इलिप्स होगा उसका माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस ये होता है, तो 2a मेजर एक्सिस होता है और 2b माइनर एक्सिस होता है। तो वो जो माइनर एक्सिस है वही हमारा यह b ऐसा दिया गया, और यह जो a है वो हमारा मेजर एक्सिस। और चूंकि ये पेडल फॉर्म इक्वेशन है, तो जैसे कार्टेशियन में लेते हैं तो x और y रहेगा, तो वो हमारा कार्टेशियन में इक्वेशन होगा। r और थीटा में रहेगा तो पोलर फॉर्म आएगा, और p और r में रहेगा इक्वेशन तब वो हमारा पेडल फॉर्म में आएगा। तो यह p और r पेडल फॉर्म का करंट कोऑर्डिनेट है। जैसे r थीटा पोलर में होता है, जैसे कार्टेशियन में x y होता है, वैसे पेडल में pr था। तो ये हमारा पेडल फॉर्म में ये इक्वेशन हमको है, इसीलिए पेडल फॉर्म को हम लेके चले थे। और पेडल फॉर्म को लेके चलने में एक हमको ये भी होता है कि जब हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन लिखते हैं आपका पोलर फॉर्म में, तो वो सेकेंड डेरिवेटिव उसमें आता है, और पेडल फॉर्म में केवल फर्स्ट डेरिवेटिव आता है। तो इसको एक बार ही इंटीग्रेट करेंगे तो हमको फॉर्म का इक्वेशन आ जाएगा।
तो इस तरह से हमने पेडल फॉर्म का ये इक्वेशन लिया, उससे हमको ये मिला। तो अब ये इलिप्स का इक्वेशन यानी बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो पी और आर ये हमारा पेडल फॉर्म के करंट कोऑर्डिनेट है, और बी और ए ये हमारा माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस है, और वही पी आर पेडल फॉर्म इक्वेशन। यह ए जो पैराबोला लेते हैं तो उसका लेटेस्ट रेक्टम जब लेते हैं तो 4a आता है, उसी का ए है यह। और फिर वही जब हाइपरबोला रहेगा तो जो ये -1 आता है वो हमारा +1 आता है। अब जरा हम कंपेयर करें कि ये जो इक्वेशन आया सेंट्रल ऑर्बिट का वो और इसमें एक को इलिप्स वाले को, इससे हम कंपेयर करें तो पहला केस 1 इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई आर -1। एक को हमने लिया। अब देखें कि इसको कंपेयर करें जो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट से इक्वेशन आया है वो, तो जब कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि 1/p² यहाँ भी है, इसका कोफिशिएंट h² और 1/p² यहाँ भी है, इसका कोफिशिएंट b²। तो यदि h² की वैल्यू b² हो जाए और यह 2μ/r, तो यह म्यू की वैल्यू आपका a है और जो कांस्टेंट b है वो हमारा -1 हो जाए। तो यह आपको जब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तब हमको क्या मिलेगा, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस। कंपेयरिंग this equation with equation 1 we find। अब यह इलिप्स को रिप्रेजेंट करें तो जब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा सेम कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 1/p², इसका कोफिशिएंट जो आया h² और इसका 1/p² का कोफिशिएंट आया b², और फिर यहाँ 2/r और 2/r, इसका कोफिशिएंट म्यू और इसका कोफिशिएंट a, और फिर यह b और यह वैल्यू -1। अब इनकी वैल्यू को हम निकाल लें तो जब निकालेंगे तो यहाँ h², दिस इम्प्लाई h² इज इक्वल टू h², तो ये b²/a, यह b²/a और यह म्यू। अब इसे b²/a हमारा सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है L, तो h² की वैल्यू हमारा μL, ये पीछे भी हम लोग किए हुए हैं, तो ये h² की वैल्यू μL, जब इसको कंपेयर किया तो जो आया ये रिजल्ट हमको पहले से भी ये निकाला गया कि h² की वैल्यू b²/, इसी को हम यह b²/a यही L होता है μL, इस फॉर्म में भी हम लिख लेते हैं, तो वैसे भी रह सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करें b की वैल्यू को b का, तो जो यह b आएगा एंड b इज इक्वल टू -μ/a, यह आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है h² और b, इसकी वैल्यू को इक्वेशन में हम रखें तो देखें हमको क्या मिलेगा, लेकिन इसकी h² की वैल्यू को यहाँ से कंपेयर करने पर हमको मिल गया, लेकिन एक रिलेशन यहाँ से और हमको मिलता है, उस रिलेशन को देखें। हम लोग पीछे जो डिटरमिन किए हैं उसमें ऐसा किया गया कि जो h²/p² होता है यही हमारा v² होता है, v की वैल्यू पीछे निकाला जा चुका है h/p,
तो ये जो वैल्यू आया वो भी स्क्वायर हुआ। अब इससे कंपेयर करके जरा हम भी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तब देखें कि हमको क्या मिल रहा है। तो ये पहला इक्वेशन आपको मिला, यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इसी की वैल्यू होता है भी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। आई सी एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की वैल्यू जो आया वो आपका 2 म्यू बाई आर, और बी की वैल्यू माइनस म्यू बाई ए, या इसी से भी स्क्वायर की वैल्यू जो आया वो म्यू को कॉमन ले लें, तो हमारा यह 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए जो भी स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो भी स्क्वायर की वैल्यू यह आएगा। अब हम जरा दूसरे को कंपेयर करें। अब हम इसी इक्वेशन में पैराबोला को कंपेयर करें। तो जब पैराबोला को कंपेयर करें तो देखें क्या मिलता है हमको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला केस 2, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। अब इसको देखेंगे कि इसको फिर हम इसी से कंपेयर करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो अब इस टोटल को डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो दिस इंप्लाई 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए आर, इस फॉर्म में हुआ। अब जरा इसको कंपेयर करेंगे तो यह 1 बाई पी स्क्वायर ये आ गया, और यह 1 बाई आर, ये केवल आर ही रहना चाहिए। यहाँ हमारा यह ए है और वो ए इसके साथ है, तब इसको हम लिख सकते हैं इसी को, दिस इंप्लाई 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए बाई आर। फिर ये वैल्यू लिखा जाएगा तो हमारा 1 बाई ए आर यही देगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब इसको क्या करेंगे, अब पैराबोला हुआ तब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आया। इससे कंपेयर करें, फिर हमारा जो इक्वेशन 1 है जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है, तो कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विथ इक्वेशन 1 वी फाइंड। अब कंपेयर करें तो देखें 1 बाई पी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है एच स्क्वायर, तो ये हमारा एच स्क्वायर इसका कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट क्या आया 1, यहाँ 1, यह 1 आया इज इक्वल टू, फिर ये आर आया है तो 2 म्यू और बाई 1 बाई ए, तो यहाँ से 1 बाई ए यह आया। और उसके बाद आपको बी, यह बी, तो यहाँ कांस्टेंट आपका 0 है, तो इससे बाई 0 इस फॉर्म में लिखा। अब वैल्यू हम निकालें, तो वैल्यू निकालेंगे तो दिस इंप्लाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू ए, या 2 म्यू ए यह आया। और इसको जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 0 से प्रोडक्ट होगा, तो ये हमको b इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। अब हम लोग जब इस पैराबोला के इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज किया और चेंज करने के बाद कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू हमको मिला। और फिर इस b की वैल्यू जो हमारा v स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर होता है, तो इसी में
बी की वैल्यू को हम रखें, स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई आर और प्लस बी। यही हमारा इक्वेशन 1 है। जहाँ जरूरत होगी उसको हम लिखेंगे, इसको यहाँ हम मिटाएंगे। तो अब इसकी वैल्यू को अब हम लिखें तो भी स्क्वायर नाउ भी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो इक्वेशन 1 है एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो 2 म्यू बाई आर, 2 म्यू बाई आर और बी, इस केस में बी की वैल्यू 0, तो यह प्लस 0, तो अब 0 नहीं लिखेंगे तो हमको ये आ गया। तो ये वेलोसिटी निकाला गया। ये जो वेलोसिटी हुआ पहले इलिप्स के केस में जब हम लोगों ने निकाला था तो यह वेलोसिटी का स्क्वायर आया वो 2 म्यू बाई आर और माइनस म्यू बाई ए, ऐसा हमको मिला था। और फिर यहाँ से जो भी स्क्वायर की वैल्यू आया वो 2 म्यू बाई आर। अब हम क्या करेंगे कि केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड। तो केस थर्ड में हाइपरबोला का पेडल फॉर्म इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ये सब पेडल फॉर्म में लिया जा रहा है क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन भी पेडल फॉर्म में निकला है। तो उसका आता है एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 2 म्यू बाई आर और प्लस और, ये हमारा इक्वेशन होता है ये पेडल फॉर्म में हाइपरबोला का। अब इसको फिर सेंट्रल ऑर्बिट के इक्वेशन से कंपेयर करें तो comparing with the above equation with इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो देखेंगे एच स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर यहाँ भी है, ये बी स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर और ये होता है 2a। पेडल फॉर्म में तो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है, लेकिन जब हम हाइपरबोला का इक्वेशन लिखते हैं तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और 2a बाई आर प्लस 1, ये हमारा पेडल फॉर्म में इक्वेशन होता है। सेंट्रल ऑर्बिट में एच स्क्वायर होता है। अब इसको कंपेयर करें तो जब कंपेयर करेंगे तो 1 बाई पी स्क्वायर यहाँ है, 1 बाई पी स्क्वायर यहाँ है, तो यह एच स्क्वायर और अपान बी स्क्वायर ये वैल्यू है। अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ से 2 म्यू और यह 2a, 2 बाई आर यहाँ भी, तो म्यू बाई, यह म्यू है और यह ए है, तो म्यू बाई ए और कांस्टेंट वहाँ बी है और यहाँ हमारा 1 है। अब वैल्यू निकाल लें तो यह एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया बी स्क्वायर बाई ए म्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू है। और एंड बी की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो म्यू बाई ए, ये निकाल लिया गया, ये बी की वैल्यू, ये हमारा बी की वैल्यू है, बी इक्वल टू म्यू बाई ए। अब इस बी की वैल्यू को जो हमारा ये पेडल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखें v का ये फार्मूला पीछे हम लोग डेराइव कर चुके हैं सेंट्रल ऑर्बिट में। अब इसी एच स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू आपका इतना है, लेकिन जब ये हाइपरबोला हुआ तब v की वैल्यू जो आया वो म्यू बाई ए ऐसा है, तो यह एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और यहाँ से जो आ गया 2 म्यू बाई आर, 2 म्यू बाई आर प्लस म्यू बाई ए, म्यू बाई ए।
ऐसा गया। तो हम अभी जो किए उसमें क्या किया गया, हमने ये देखा कि यदि कोई भी एक पार्टिकल है और उसका डायरेक्शन सदैव फिक्स्ड पॉइंट की तरफ हो, यानी वो सेंट्रल फोर्स है, तो जो लाई ऑफ फोर्स है वो ये दिया गया है कि म्यू बाई आर स्क्वायर हो, तब हमको ये दिखाना है कि वो एक कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा और उस कॉनिक के जो 3 केसेस एराइज होंगे उनको हम लोग को डिस्कस करना है। तब हम लोगों ने क्या किया कि जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन पेडल फॉर्म में है उसको लिखा और वेरिएबल्स आर सेपरेबल करके इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने हटाया। तब उसका इक्वेशन हमको ये मिला था h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर और प्लस यह भी इस फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है इसी वैल्यू को अब इलिप्स का इक्वेशन पेडल फॉर्म में पैराबोला का ले और हाइपरबोला का ले। तो हमने इलिप्स के इक्वेशन को भी लिया और तब इसके इक्वेशन से कंपेयर किया, फिर उसके बाद पैराबोला को भी लिया उसको भी कंपेयर किया और फिर हाइपरबोला को लिया और उससे भी हमने कंपेयर किया। तब हमने देखा कि ये जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है वो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन 3 केसेस में ये हमारा जब b की वैल्यू आपका एक आया, इसके पहले जो इलिप्स में हम लोगों ने निकाला, फिर दूसरे में b की वैल्यू हमारा 0 आया था और फिर इसमें b की वैल्यू यानी इलिप्स में माइनस म्यू बाई ए आया था और पैराबोला में 0 आया था और हाइपरबोला में म्यू बाई ए आया था। तो देखा कि यह b की वैल्यू जब ये परिस्थितियां आ रही हैं यानी माइनस म्यू बाई ए आ जाए तब यही हमको रिप्रेजेंट कर रहा है पैरा इलिप्स को, और जब ये b 0 हो जा रहा है तो पैराबोला को, और जब ये म्यू बाई ए आ रहा है b की वैल्यू तो ये जो सेंट्रल ऑर्बिट है वही हमको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलिप्स को, हाइपरबोला को। तो इस तरह से जो ये सेंट्रल ऑर्बिट है वो सेंट्रल ऑर्बिट ये जो कॉनिक के 3 फॉर्म है इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी के डिफरेंट केसेस पे। एक और स्थिति को हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी को हम लोगों ने डिटरमिन किया, यानी वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू एच बाई पी या v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो इसी में हमने क्या किया कि जो यह एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर ये v स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू ये है। इसी में जो 3 केसेस आए जो हमको b की वैल्यू माइनस म्यू बाई ए आया तो इलिप्स को रिप्रेजेंट किया, और b की वैल्यू 0 तो हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट किया, और b की वैल्यू म्यू बाई ए तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट किया। b की इन वैल्यू को जब इसमें रखें तो हमको 3 फॉर्म आया था। पहले में आया था जो b स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर होता है, और ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की ये वैल्यू है। इसमें इलिप्स में b की वैल्यू माइनस म्यू बाई ए जब यह लिखा था तब v स्क्वायर की वैल्यू आया था 2 म्यू बाई आर माइनस म्यू बाई ए। और जब हम लोगों ने दूसरे केस में जब b की वैल्यू 0 था और तब इसको रखा था तब हमारा v स्क्वायर की जो वैल्यू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आया तो यह 2 म्यू बाई आर, b की वैल्यू 0 तो केवल यही आया था। और तीसरा स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि जब v की वैल्यू v स्क्वायर की वैल्यू ये जब हाइपरबोला रहा है तब हमारा जो b है वो म्यू बाई ए है। उस म्यू बाई ए को b की जगह रखा तब वेलोसिटी हमारा ये है। अब इन तीनों केसेस में जरा आप कंपेयर करें कि 3 केस में क्या कि इलिप्स के केस में v स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू बाई आर माइनस म्यू बाई ए, पैराबोला के केस में v स्क्वायर इसकी वैल्यू हमको मिला है a 2 म्यू बाई आर और यह b की वैल्यू आ गया है 0, और हाइपरबोला के केस में v स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू बाई आर और प्लस म्यू बाई ए ऐसा आया। ये 3 केस आया। इन तीनों केस में देखें क्या आपका डिफरेंस हो रहा है। तब हमें देख रहे हैं कि यदि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि उसकी वेलोसिटी
का जो स्क्वायर है वो 2μ/r से लेस हो। जैसे यह 2μ/r से यह μ/a सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये इलिप्स था, और 2μ/r में 0 हुआ यानी केवल 2μ/r था, तो अभी हमारा पैराबोला का वेलोसिटी है। और जब 2μ/r में कुछ ऐड हो गया यानी v² इलिप्स के केस में ये लेस देन 2μ/r, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब यार, और v² इज इक्वल टू 2μ/r, ये हमारा ये इलिप्स है, ये हमारा पैराबोला है, और v², अब ये 2μ में इतना ऐड हो गया, इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया, v² ग्रेटर दैन 2μ और r 2μ/r। तब हम ये देखें कि कोई भी पार्टिकल यदि इनवर्स स्क्वायर लॉ से यदि मूव करे और यदि वो मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी हो वो वेलोसिटी का स्क्वायर 2μ/r से लेस हो तो वह इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि उसके वेलोसिटी का स्क्वायर 2μ/r के इक्वल हो जाए तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और v² की वैल्यू 2μ/r से ग्रेटर हो जाए तो वो हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स इस टोटल वर्क में हम लोगों ने दो चीजें समझा। पहला कि यदि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसके अकॉर्डिंग यदि वो मोशन कर रहा है तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा यदि जो b की वैल्यू है वो हमारा -μ/a हो, 0 हो और +μ/a हो। तो इससे वही जो पेडल फॉर्मे सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन था, तो ये तीन केसेस में वो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एक स्थिति ये आई, और दूसरी स्थिति को हमने देखा कि यदि वो पार्टिकल हमारा इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर 2μ/r से लेस होगा तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, 2μ/r के इक्वल होगा तो वो हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर 2μ/r से ग्रेटर हो जाए तो वो हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम लोग हाइपरबोला हो चाहे पैराबोला हो और चाहे इलिप्स हो, इसमें जो इक्वेशन हम लोग पोलर फॉर्म में निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब e की वैल्यू हमारा लेस देन 1 होता है तो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, e इज इक्वल टू 1 होता है पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और e ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो वह e की स्थिति पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसकी वेलोसिटी पर। वेलोसिटी का स्क्वायर 2μ/r से लेस इलिप्स, v² 2μ/r के इक्वल पैराबोला, v² 2μ/r से ग्रेटर, ये हमारा हाइपरबोला, इसको रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से ये टोटल हमने देखा कि यदि इनवर्स स्क्वायर लॉ से कोई सेंट्रल फोर्स है और उससे पार्टिकल मूव कर रहा है तो वह एक कॉनिक सेक्शन होगा, यानी या तो वो इलिप्स होगा या वो पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। इस केस में यही हम लोगों को कंसीडर करना था। ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। अब एक फेमस एस्ट्रोनॉमर कैप्लर थे, उन्होंने जो प्लैनेटरी मोशन होता है उस प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए। वो 3 लॉ क्या है, और जो हम लोगों ने सेंट्रल ऑर्बिट अभी पढ़ा है उस सेंट्रल ऑर्बिट से उसको रिलेट करने से हमको कुछ रिजल्ट आते हैं। वो रिजल्ट क्या होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैप्लर्स ने जो ये प्लैनेटरी मोशन के संदर्भ में जो 3 लॉ दिए वो लॉ है क्या, पहले इसको हम लोग समझेंगे, और उसको सेंट्रल ऑर्बिट से यदि हम रिलेट करते हैं तो हमको 3 रिजल्ट से 3 रिजल्ट और मिलते हैं, वो 3 इंडिकेशन मिलते हैं। उससे क्या हम लोग डिडक्शन करेंगे ये उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जो कैप्लर्स ने 3 लॉ दिया उसमें पहला ये दिया कि जितने भी प्लैनेट है वो सभी प्लैनेट इलिप्टिक पाथ पे मूव करते हैं, और जो इलिप्स का एक फोकस होता है उसी पर सन लाई करता है।
ये कैप्लर्स का पहला नियम क्या है कि कैप्लर्स ने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी प्लैनेट का जो पाथ होता है वो इलिप्स होता है, और जब इलिप्स है तो उसके दो फोकस होते हैं, तो उसके एक फोकस पर ही सन स्थित होता है। यह कैप्लर्स का पहला नियम है। दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया? दूसरा उन्होंने बताया कि कोई भी प्लैनेट है, उस प्लैनेट को जो सन, जो हमारा ये सेंटर ऑफ फोर्स है, तो इस सन को पोल ले लें और इस लाइन को हम इनिशियल लाइन ले लें, तो हमारा यह इलिप्स का इक्वेशन मिलता है। तो ये कहा गया कि सन को और कोई प्लैनेट है, इसको ज्वाइन करने वाला जो रेडियस वेक्टर हुआ, यानी जो ये डिस्टेंस हुआ, कोई भी प्लैनेट है उस प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाला जो लाइन हुआ, जो इसका रेडियस वेक्टर हुआ, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बनाएगा। यानी हमने यहाँ से टी टाइम यहाँ लिया, तो टी टाइम में जो यह एरिया आया, अगले टी टाइम में भी उतना ही टी लें तो उसके द्वारा भी जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ये सेकेंड लॉ है कैप्लर्स का। यानी जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन होगा, यानी सेम टाइम में सेम एरिया, इसका मतलब कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन जो हुआ वो कांस्टेंट हो गया। ये कैप्लर्स का सेकेंड लॉ है कि कोई भी प्लैनेट जब वो मूव करता है तो सन से उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, वो लाइन सेम टाइम में यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया फॉर्म करेगा। तो ये हमारा कैप्लर्स का सेकेंड लॉ है। अब थर्ड लॉ, कैप्लर ने जो तीसरा नियम दिया वो क्या दिया कि कोई भी प्लैनेट है वो जब एक इलिप्टिक पाथ पे मूव करता है तो इसका जो पीरियाडिक टाइम है, यानी पीरियाडिक टाइम का मतलब एक जगह से वो मूव करना स्टार्ट किया और फिर वहीं आ गया, तो वन राउंड करने में जो टाइम हुआ वो हमारा पीरियाडिक टाइम। तो प्रत्येक प्लैनेट का जो पीरियाडिक टाइम हुआ, यानी प्रत्येक प्लैनेट एक राउंड करने में जितना टाइम लगेगा उसका स्क्वायर, यानी प्रत्येक प्लैनेट के जो पीरियाडिक टाइम है उसका जो स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्लैनेट जिस इलिप्टिक पाथ पे मूव करेगा उसका जो सेमी मेजर एक्सिस हुआ ए, उसके क्यूब के ये प्रोपोर्शनल होता है। कैप्लर्स ने 3 नियम दिए, उन तीनों नियमों को आप लोग एक बार देखें क्या कहा जा रहा है, और इन तीनों से 3 और हम निष्कर्ष पाएंगे। वो निष्कर्ष क्या पाएंगे अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो भी प्लैनेट होता है वो एक इलिप्टिक पाथ पे मूव करता है। यदि हमारा प्लैनेट चेंज हो गया, दूसरा प्लैनेट हो गया, तो वो मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा, लेकिन उसका दूसरा पाथ होगा, लेकिन वो भी इलिप्सी होगा। तो जो हमारा प्लैनेट होता है वो मूव करता है तो इलिप्स पे मूव करता है, और उस इलिप्स का जो फोकस है उसके एक फोकस पर सन लाई करता है। ये हमारा केप्लर्स का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम केप्लर्स ने कहा कि जो प्लैनेट है उस प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी जो रेडियस वेक्टर हुआ, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया फॉर्म करेगा। ये हमारा केप्लर्स का सेकेंड लॉ है। और केप्लर्स का थर्ड लॉ है कि जो भी प्लैनेट होगा उसको वन राउंड करने में, यानी वो जो उसका पीरियाडिक टाइम होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो उस इलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस होगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 3 नियम कैप्लर्स ने दिया, और इन 3 नियमों के आधार पर 3 रिजल्ट और आए। सेंट्रल ऑर्बिट में कुछ रिजल्ट हम लोग कर चुके हैं, उन्हीं के आधार पे ये 3 रिजल्ट हमको क्या देंगे ये चीज हमको जाननी है। तो वो 3 में जो पहली बात है अभी कि जो भी इलिप्स होता है वो इलिप्स क्या करता है, या कोई भी प्लैनेट होता है उसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिक होता है। ये कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ है। और सेंट्रल ऑर्बिट में जो हम लोग पढ़े हैं उससे जरा आप देखें कि इस तरह का सिमिलर रिजल्ट क्या है। तो
अभी अभी हम लोगों ने किया था कि यदि कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल यदि इनवर्स स्क्वायर लॉ से मूव करे तब वो कॉनिक सेक्शन फॉर्म करेगा। अभी अभी किया गया है कि यदि कोई भी एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार मूव करे, यानी उसका जो एक्सीलरेशन हो वो आपका म्यू बाई आर स्क्वायर हो, या पी जो एक्सीलरेशन है वो 1 बाई आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग जब मूव करता है तो उसका जो ऑर्बिट होता है वो कॉनिक होता है। तो कॉनिक आपका यदि इलिप्स हुआ तो भी इसी लाया फोर्स से मूव किया, यदि पैराबोला हुआ तो भी इसी लाया फोर्स से मूव किया, और यदि आपका हाइपरबोला हुआ तो भी इसी लाया फोर्स से मूव किया। तो आपका जब यह इलिप्स है, ये कोई भी प्लेनेट है उसका जो पाथ है वो इलिप्स है, तब हमें देख रहे हैं कि जब इलिप्स हो रहा है तो उसका जो लॉ है वो लॉ हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये दोनों रिजल्ट को क्या देगा, तीसरी चीज उस चीज को समझें। जो केप्लर्स का पहला नियम है वो ये कह रहा है कि जो भी प्लेनेट होगा वो इलिप्स पे मूव करेगा, इलिप्टिक पाथ पे मूव करेगा। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि यदि कोई पार्टिकल इलिप्स में मूव करे तो जब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से मूव करता है तो वो इलिप्स मिलता है, तो वो हाइपरबोला मिलता है, तो वो पैराबोला मिलता है। तो ये तीनों के लिए हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ रहेगा तभी हमको मिलेगा। तो हमको चूंकि इसका पाथ इलिप्स है तो केवल इलिप्स पे हम कंसीडर करेंगे कि यानी इलिप्स कोई एक पार्टिकल मूव किया तो इलिप्स तब वो फॉर्म हुआ जब उसका लॉ ऑफ फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार हो। इसका मतलब जो भी प्लेनेट मूव कर रहे हैं तो जिस लॉ या फोर्स से मूव करेंगे वो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा है तो उसको किसी भी पोजीशन पर उस पर कितना ही एक्सीलरेशन होगा ये डिसाइड करने के लिए उस प्लेनेट और सन के बीच का डिस्टेंस लें, इसका स्क्वायर करें और 1 बाई कर दें, वही उसका एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो हमको यहाँ एक चीज मिला, दो रिजल्ट से केप्लर्स के लॉ से और सेंट्रल ऑर्बिट से हमने जो पाया उससे प्लेनेट के विषय में हम एक नई बात यहाँ पाए। जो अभी तो केप्लर्स ने सिर्फ ये कहा था कि जो भी प्लेनेट है वो इलिप्टिक पाथ में मूव करेगा, लेकिन हम जो अभी अभी रिजल्ट निकाले हैं उसमें देखा गया कि इलिप्टिक पाथ मूव तब हो रहा है जब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से मोशन करे, तो अभी अभी किया गया है। तो इसका मतलब ये इलिप्टिक पाथ पर प्लेनेट मूव कर रहे हैं तो उसका जो लॉ ऑफ फोर्स होगा, जो उसका एक्सीलरेशन होगा, वो एक्सीलरेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार वो मूव करेगा जो भी प्लेनेट होगा। इट मीन्स हर प्लेनेट का जो फोर्स होगा उसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन उस प्लेनेट और सन के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल ही हमारा उसका एक्सीलरेशन होगा। तो प्रत्येक प्लेनेट का एक्सीलरेशन क्या हुआ ये हम लोगों ने इससे पहला निष्कर्ष पाया। ये पहली बात हो। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो भी प्लेनेट मूव करता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया फॉर्म करेगा, यानी जितना टाइम ये रहा उसका जो एरिया आया अगला टाइम उतना ही आया, तो ये एरिया दोनों एरिया सेम हो जाएगा। यानी इसका जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया हुआ, टी टाइम में जो एरिया आया तो यूनिक टाइम में करेंगे तो वही रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन हुआ। तो इसका रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसका रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, अगला उतना ही टाइम रहेगा तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी इलिप्स का जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये केप्लर्स के सेकेंड लॉ से मिलता जुलता है। अब हम ये देखेंगे कि इससे सिमिलर रिजल्ट हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट में पाए हैं क्या? तो सेंट्रल ऑर्बिट में हम लोगों ने एक किया कि यदि कोई भी पार्टिकल मूव करे, ये बहुत एक महत्वपूर्ण रिजल्ट इससे हमको मिलने वाला है कि कोई भी पार्टिकल यदि सेंट्रल फोर्स से मूव करे, सेंट्रल फोर्स से मूव करे का मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहे।
तब उसका रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन कांस्टेंट होता है जो h/2 के इक्वल होता है। ये हम लोग तीसरी आर्टिकल में सेंट्रल ऑर्बिट का किए थे। क्या किया गया कि जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी ये रेडियस वेक्टर सेम टाइम में जो एरिया बनाया उसका यूनिट टाइम में लेंगे तो वही रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन होगा। तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया या इलिप्स ये हमारा कांस्टेंट हो तो जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है, सेंट्रल फोर्स के द्वारा मोशन होता है, तब ऐसा होता है। तो अब दोनों रिजल्ट को अब थोड़ा सा कंपेयर करें। जो हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट में कर चुके हैं वो हम किए हैं कि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि उसका डायरेक्शन सदैव सेंटर की तरफ हो, यानी वो सेंट्रल फोर्स हो, तो उसका जो रेट ऑफ का डिस्क्रिप्शन है वो कांस्टेंट होगा। और यहां हम क्या पा रहे हैं कैप्लस का जो सेकेंड ला कि ये यूनिट टाइम में जो एरिया फॉर्म करेगा वो सेम होगा। इसका मतलब पर यूनिट एरिया जो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन हुआ वो कांस्टेंट हो गया, कैप्लस लॉ से कांस्टेंट हो गया। और ये जो सेंट्रल ऑर्बिट में हम पाए हैं कि ये कांस्टेंट कब होता है जब वो सेंट्रल फोर्स होता है तब। इसका मतलब जो प्लैनेट होगा वो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन कांस्टेंट है। तो हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट में पढ़े कि ये तब होता है जब वो सेंट्रल ऑर्बिट हो, वो सेंट्रल ऑर्बिट के केस में आता है। इसका मतलब सेंट्रल ऑर्बिट के केस में आया तो उसका क्या मतलब है कि जो उसमें फोर्स होगा, जिस फोर्स के द्वारा वो मोशन हो रहा है वो सेंट्रल फोर्स होगा। और सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या कि उस पार्टिकल का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ हो। यानी रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन कैप्लस सेकेंड लॉ से यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जो फोर्स, जिस फोर्स के द्वारा ये मोशन होगा वो सेंट्रल फोर्स होगा। सेंट्रल फोर्स का मतलब होगा कि जो ये पार्टिकल है, जो यहाँ प्लैनेट है, इसका डायरेक्शन सदैव सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ होगा। यानी प्लैनेट का डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ होगा। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो कैप्लस के लॉ से और जो हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट के पाए हैं दोनों के अनुसार हमको ये मिला। इसीलिए ये जो भी प्लैनेट होते हैं उनका ये यहाँ से भी रिजल्ट मिलता है कि उसका जो डायरेक्शन होगा यानी उसका अट्रैक्शन होगा वो सदैव सन की तरफ होता है। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट कैप्लस और सेंट्रल ऑर्बिट के अनुसार हमको मिला। अब तीसरी बात क्या मिली? तीसरी बात में जो कैप्लस ने दिया वो जो भी प्लैनेट होगा तो जब प्लैनेट चेंज होगा तो जैसे अब प्लैनेट हमारा बड़ा हो गया तो पाथ तो इलिप्टिक ही होगा, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन इसका टाइम ज्यादा लगेगा तो अब इसका यह सेमी मेजर एक्सिस भी ग्रेटर हो गया। यानी जो भी प्लैनेट होगा उसका जो पीरियाडिक टाइम का स्क्वायर होगा उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। अब इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट पे एक बार हम लोग डिस्कस करें। तो देखें कि जो पीरियाडिक टाइम है वो पीरियाडिक टाइम हम लोग वैसे पीछे निकाले हैं और यह एरिया यदि पीरियाडिक टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करें, ये रिजल्ट जो उन्होंने दिया है उससे आया। अब हम सेंट्रल ऑर्बिट से पीरियाडिक टाइम निकालने जा रहे हैं, वैसे निकाला गया, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। वो क्या है कि यदि पीरियाडिक टाइम इसका T है यानी 1 राउंड करने में ये जो आपका एरिया होगा, जो टाइम होगा वो पीरियाडिक टाइम होगा। और हम ये देखेंगे कि इसका रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन जो होता है हम लोग निकाल चुके हैं कि यह रेडियस वेक्टर यूनिट टाइम में कितना एरिया फॉर्म करेगा वो हमारा h/2 होता है, वो h/2 होता है, पीछे निकाला जा चुका है। अब आप देखेंगे कि इसका रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन हमको मालूम है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन मालूम है और पीरियाडिक टाइम भी हमको ले लिया गया T। इसका मतलब रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन में जब पीरियाडिक टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टोटल एरिया निकल आएगा। यानी यह रेडियस वेक्टर यूनिट टाइम में कितना एरिया फॉर्म किया वो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया हुआ। तो ये तो यूनिट टाइम है और पीरियाडिक टाइम टोटल हमारा 1 राउंड करने में जो आया, इसका मतलब यूनिट टाइम में जितना वो एरिया फॉर्म किया पीरियाडिक टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एरिया निकल आएगा। ठीक है ये। तो यहां से पीरियाडिक टाइम T में
जब रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया formed by radius vector is equal to total area। देखिए क्या लिखा गया है, ये रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी यूनिट टाइम में कितना एरिया बनाया तो वो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन हुआ, और ये टोटल हमारा जो इसमें 1 राउंड बनाने में जो टाइम लगा वो टी, तो यूनिट टाइम में टोटल टाइम एक बार मूव करने में कितना लगा उससे प्रोडक्ट कर देंगे तब तो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। और यह एरिया फिलिप्स का है, इलिप्स का है, जो एरिया है वो हमारा इलिप्स है, इसका मतलब यह टी और रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ही हमारा h/2 होता है, पीछे आर्टिकल में आ चुका है। तो यह h/2 इज इक्वल टू पाई ए बी। अब इसको समझे क्या है, ये टी है पीरियाडिक टाइम, h/2 जो होता है वो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया बाई रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर यूनिट टाइम में कितना एरिया बनाएगा वो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन है। तो टोटल टाइम में कितना एरिया बना तो हमारा इलिप्स का एरिया हो गया। इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। इट मीन्स यह टी की जो वैल्यू आया वो पाई ए बी और अपान h/2, ये टी हमारा निकला है। अब इसी को हम यहाँ से यह पाई ए बी और यह 2 ऊपर चला जाएगा 2, और यह h। अब h की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू म्यू यल, यानी h 2 पाई ए बी अपान h, ये अंडर रूट म्यू एल, ऐसा है। h² की वैल्यू म्यू यल पीछे आ चुका है, तो h की वैल्यू म्यू यल। अब ये यल हमारा सेमी लेटस रेक्टम है, इस सेमी लेटस रेक्टम को हम b² a, ये फार्मूला होता है। यहाँ से 2 पाई ए बी और अपान अंडर रूट म्यू और यह b² a, ऐसा कर लिया। अब आप देखेंगे कि यह b² जब अंडर रूट से बाहर जाएगा तो b इस b से कैंसिल, और यह डिनोमिनेटर में फिर बाई है अंडर रूट a, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला यह 2 पाई बाई रूट म्यू, 2 पाई बाई रूट म्यू, b² बाहर हुआ b से कैंसिल, यह 1/a है तो ये ऊपर जाएगा तो a टू द पावर हाफ, और यह a है इसलिए यह a टू द पावर 3/2, ये निकल गया। अब आप देखेंगे यह t की वैल्यू है, लेकिन कैप्लर्स थर्ड लॉ के अनुसार क्या हुआ, t² इज प्रोपोर्शनल टू a³। हमें सब कुछ क्यों कि t निकाले और इसको a के टर्म में निकाला, क्योंकि हमारा जो रिलेशन कैप्लर्स ने दिया है वो a के टर्म में दिया है। इसलिए अब हम क्या करें, अब यह t² है तो इसका भी t² करें। तो जब यह t² करेंगे तो यह वैल्यू यह 4 पाई² बाई म्यू a³, ऐसा है। तो जो सेंट्रल ऑर्बिट में हम लोगों ने निकाला है उस सेंट्रल ऑर्बिट के अनुसार t² की वैल्यू a³ के साथ प्रोडक्ट है 4 पाई² बाई म्यू। तो यह t² a³ के प्रोपोर्शनल जो कैप्लर्स का नियम है उसके अनुसार तब आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। ये तो 4 तो कांस्टेंट है, पाई आपका कांस्टेंट है, लेकिन जब म्यू भी कांस्टेंट होगा तब हमारा t² इज प्रोपोर्शनल टू a³ होगा। तो कैप्लर्स के अनुसार जो यह म्यू आया वह म्यू प्रत्येक प्लेनेट के लिए कांस्टेंट होगा, यानी यह जो उन्होंने दिया है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू a³।
सेंट्रल ऑर्बिट में हम जब निकाले तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर म्यू बाई ए क्यूब, तो यह टी स्क्वायर ए क्यूब के प्रोपोर्शनल कब होगा, जब हमारा ये तो कांस्टेंट है ही है, म्यू भी क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। यानी जो भी प्लेनेट, यह एक प्लेनेट के लिए नहीं है, कोई भी प्लेनेट रहे उसका जो पीरियाडिक टाइम रहेगा उसका ये सेमी मेजर एक्सिस रहेगा। तो यानी प्लेनेट बदलता रहे तो भी आपका म्यू ना बदले, म्यू सबके लिए कांस्टेंट हो, तभी ये कैप्लस का थर्ड लॉ सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। तब हम ये देख रहे हैं कि कैप्लस का नियम तभी सही होता है जब आपका जो यह म्यू है वो प्रत्येक प्लेनेट के लिए उसका ए बदलता रहे, टी बदलता रहे, लेकिन यह म्यू न बदले तभी ये होगा, तभी ये कांस्टेंट होगा। तो ये यहां से जो हमको मिला कि दिस इंप्लाई टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब इफ म्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स। ये सभी प्लैनेट्स के लिए एक ही कांस्टेंट रहे तब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्लैनेट के चेंज होने से उसका जो म्यू होता है वो बदलता रहता है, और वो म्यू बदलेगा तो क्या आएगा, वो स्वयं एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन अभी आपने 3 जो कैप्लस ने नियम दिया और सेंट्रल ऑर्बिट पे आप उससे मिलते 3 रिजल्ट कर चुके हैं, उससे 3 निष्कर्ष आपको मिला। वो 3 निष्कर्ष में आप क्या पाए कि जो कैप्लस ने दिया कि वो इलिप्स में मूव करेगा, तब हमने पाया कि ये इलिप्स पाथ तब बनेगा जब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार मोशन करे, ये डिडक्शन हुआ कैप्लस लॉ का। और दूसरा इन्होंने दिया कि जो प्लैनेट है और जो सन है उससे जो रेडियस वेक्टर बन रहा है वो यूनिट टाइम में ये यूनिट एरिया डिस्क्राइब करेगा। तो ये तब होगा जब हमारा वो फोर्स जो वो सेंट्रल फोर्स हो, और सेंट्रल फोर्स का मतलब कि जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ हो। इट मीन्स जो भी प्लैनेट होंगे उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसका डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ होता है, ये दूसरा आया। और तीसरा जो कैप्लस ने दिया कि जो भी प्लैनेट होगा, प्रत्येक प्लैनेट के जो पीरियाडिक टाइम का स्क्वायर होगा उस प्लैनेट का जो सेमी मेजर एक्सिस हैगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो हम सेंट्रल ऑर्बिट से पाए ये कंडीशन तभी सही होगा जो यह हमारा जो म्यू है वो म्यू प्रत्येक प्लैनेट के लिए ये कही हो, सबके लिए कांस्टेंट हो। यदि ये हमारा वेरिएबल होता रहे तब हमारा टी ए क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए म्यू की एक्चुअल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर करेंगे। लेकिन अभी कैप्लस लॉ एंड डिडक्शन, इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।